बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर में आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। आज हमने ये सेमीकंडक्टर टॉपिक को स्टडी करना है इन एवरीडे साइंस। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका नाम है सेमी एंड देन कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दरमियान में हो, इन बिटवीन। सो इट्स अ कंडक्टर विच इज़ सेमी मीन्स कि हाफ कंडक्टर है और हाफ इंसुलेटर है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो कभी तो एज कंडक्टर बिहेव करती है और कभी एज इंसुलेटर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड टर्म्स दैट वी आर यूजिंग। ये टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिसके तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं इन माइक्रो प्रोसेसर्स, एलईडीज में और ट्रांजिस्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स के लिए हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स में भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के लिए सबसे पहली बात यह है कि पीरियोडिक टेबल, जो कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक टेबल है जिसमें 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स लाई करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम वर्टिकल बार्स पे मूव करें, ये वर्टिकल बार्स हैं जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सीरीज चल रही है। ये वर्टिकल बार्स अगर हम पढ़ें तो इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। और अगर इसके हॉरिजॉन्टल बार्स को देखा जाए, जिस तरह हॉरिजॉन्टली हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हीलियम आता है, उसके बाद लिथियम और बेरिलियम, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल बार्स देखते हैं तो इसको कहा जाता है पीरियड। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। यहाँ पे अगर हम इसका ग्रुप का ऑर्डर देखें तो ग्रुप नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स एलिमेंट्स, एंड देन ग्रुप नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ बेरिलियम एंड इट्स एलिमेंट्स। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 है बोरॉन, एल्यूमिनियम पे मुश्तमिल। ग्रुप नंबर 4 है कार्बन, सिलिकॉन। ग्रुप नंबर 5 है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड ऑनवर्ड्स, सारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद 6th है ऑक्सीजन और सल्फर। इसके बाद 7th है जिसमें क्लोरीन और लाई करता है, और लास्ट है 8th जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह मौजूद हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। इन सारे 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से हमारे पास ग्रुप 4 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड देन लेड। तो इसमें ये ग्रुप है जो कि ग्रुप नंबर 4 है, जो सेमीकंडक्टर्स का ग्रुप है। जो ग्रुप नंबर होता है वही उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये ग्रुप नंबर 4 है, इसका मतलब कि इस एलिमेंट, इस एटम के आखिर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने आपसे कहा जो ग्रुप नंबर है वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ग्रुप नंबर 3 जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम की सीक्वेंस चल रहा है, ग्रुप नंबर 3 में क्योंकि इसका नंबर 3 है तो इसका मतलब कि इन एटम्स के पास आखिरी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। और ग्रुप नंबर 5 में जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। अब ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये मटेरियल, अगर आप सिर्फ कार्बन को स्टडी कर रहे हैं, आप सिलिकॉन को स्टडी कर रहे हैं, जर्मेनियम को स्टडी कर रहे हैं, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स की फर्स्ट टाइप है जिसमें हम कहते हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। प्योर फॉर्म में हम इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ग्रुप 4 है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अगर हमने कोई इम्प्योरिटी शामिल करनी है, इम्प्योरिटी शामिल की जाएगी या तो ग्रुप नंबर 3 से या ग्रुप नंबर 5 से। 3 और 5 दोनों की इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करने के बाद जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। यानी अगर हम यहाँ सिलिकॉन को कंसीडर कर लें, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में है इस वक्त, ये सेमीकंडक्टर है। और इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हमने एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया तो एल्यूमिनियम क्योंकि थर्ड ग्रुप में है, तो यहाँ थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। डोपिंग का प्रोसेस है कि आप एल्यूमिनियम ऐड करते हैं या आप यहाँ से फॉस्फोरस ऐड करते हैं ग्रुप नंबर 5 में से। ये दोनों प्रोसेस हम कहेंगे डोपिंग का प्रोसेस है। अगर हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम ऐड करने के बाद जो एलिमेंट बनेगा, जो चीज़ बनेगी, वो डिफरेंट होगी अगर हम उसमें फॉस्फोरस ऐड करें
तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इलेबोरेट करते हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और मेटल्स को। तो यहाँ पे मेटल्स का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर जाए, जिसमें से करंट गुजर सके, उस चीज़ को हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तभी वो कंडक्टर बनता है। और इसके बाद दूसरी फॉर्म आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट को गुजार ना पाए, जैसे कि वुड, जैसे कि प्लास्टिक। डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ये मटेरियल्स हैं जिसमें से करंट नहीं गुजरता, और करंट नहीं गुजर रहा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होगी। 10⁻⁻20 से 10⁻⁻6 तक इसकी रेंज होगी, यानी कि कंडक्टिविटी की कम रेंज है जो चल रही है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम, जिसकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, इन दोनों के दरमियान में है इसकी कंडक्टिविटी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कभी तो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगी और कभी इंसुलेटर के तौर पे करेगी। इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के दरमियान में है, और ये टर्म्स और कंडीशंस होंगे कि कब इसने कंडक्टर बनना है और कब इसने एज इंसुलेटर बिहेव करना है। और इन्हीं कंडीशंस के साथ हम इसकी कंडक्टिविटी को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो कि कंडक्टिव ना हो, जो इंसुलेटर हो, तो वो मटेरियल कभी भी करंट को पैसेज नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने एक वुड को अटैच कर दिया है बल्ब और बैटरी के दरमियान में, तो इसको अटैच करने के बाद हम देख सकते थे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने स्टील को अटैच किया है इस बैटरी और इस बल्ब के रास्ते के दरमियान में, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यानी स्टील एक कंडक्टर है और वुड एक इंसुलेटर है। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, जो डिपेंड करता है कि कभी तो आप उनको एज कंडक्टर इस्तेमाल कर सकें और कभी आप उसको एज इंसुलेटर इस्तेमाल कर सकें। उन्हीं को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। यानी सेमी कंडक्टर्स अगर हम कहीं अटैच करते हैं तो हमारी मर्जी है कि हम अगर चाहें तो हम उसको कंडक्टर बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको हम इंसुलेटर बना सकते हैं। कुछ टर्म्स और कंडीशंस के तौर पे हम वहाँ पे कुछ वेरिएशंस, कुछ तब्दीलियाँ करके वहाँ पे ये प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हैं। 1824 में जो जेकब था जिसने ये ऑब्जर्व किया कि सिलिकॉन को अगर हम आइसोलेट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो इसकी क्यूरियोसिटी पे, यानी इस पे काम किया था सबसे पहले जॉन जेकब ने, जिसने सिलिकॉन को सेपरेट किया था कुछ एलिमेंट्स में से। और उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की, इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये देखा गया कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो टेम्परेचर के बढ़ने से उन मटेरियल्स के अंदर रेजिस्टिविटी कम होती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कहते हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि करंट को गुजरने ना दे। यानी अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो एलिमेंट कंडक्टर बन रहा है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो ऐसी किसी चीज़ को हम कहेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसको लो टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर पे वो चीज़ करंट को पास नहीं करती, लेकिन जूं जूं हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होने से वो चीज़ एज कंडक्टर बिहेव करती है, कंडक्टर में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं मेटल्स को विद सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि मेटल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं तो मेटल्स में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से हम जा रहे हैं 25 पे, बढ़ा रहे हैं, उसके बाद 50 पे जा रहे हैं, उसके बाद 75 पे हैं, उसके बाद 100 पे जा रहे हैं। 100 इज़ अ वेरी बिग टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इस हाई टेम्परेचर पे हमने दो एलिमेंट्स को स्टडी किया, एक है कॉपर जो कि मेटल है यानी कंडक्टर है, और दूसरा है जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे कंडक्टर को देखा गया
कि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसकी रेजिस्टेंस 31 ओम्स है। फिर 25 डिग्री सेल्सियस 3 ओम्स हो गई, 50 पे 37 है, 75 पे 41 है एंड देन 100 पे 44 है। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, 31 से 33 पे जा रही है, फिर 37 पे है, फिर 41 पे है और देन 44 पे है। यानी मेटल में या कंडक्टर में हमने ये सीखा, इस चार्ट से हम ये सीख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, कि अगर हम किसी कंडक्टर को टेम्परेचर इंक्रीज पे लेके जाते हैं तो वहाँ कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। और यही बात हम यहाँ स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर्स हैं तो सेमी कंडक्टर्स में 0 डिग्री सेल्सियस पे 5.2 ओम्स है, 25 पे 0.2 कम हो गई वैल्यू, 50 डिग्री सेल्सियस पे है 1.2 ओम्स, 75 पे है 0.63 और 100 पे है 0.029 ओम्स। यानी यहाँ जर्मेनियम के केस में जो कि सेमीकंडक्टर है, इस केस में 5.2, 4.2 ये वैल्यूज कम होती जा रही हैं, रेजिस्टेंस कम हो रही है हम जूं जूं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काम करना चाह रहे हैं तो रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 37, 35 इस रेंज में होता है। यानी अब इस टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं कि अगर हम मेटल लगाएं तो मेटल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट को पैसेज में रुकावट मिलेगी। इसकी बनिस्बत अगर हम जर्मेनियम लगाते हैं इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और रेजिस्टेंस कम होने से इसमें करंट फ्लो करेगा। यानी अगर हम सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ये एक बेनिफिशियल स्टेप है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। यानी हम कंडक्टर से रिप्लेस कर दें अगर सेमीकंडक्टर्स को तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा तमाम तर मटेरियल्स में। इस चार्ट से हम ये डिड्यूस कर रहे हैं, ये डिडक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों मटेरियल्स की। इसके अलावा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्शन, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एटम में एक न्यूक्लियस है जो उसके सेंटर में है और उसके अबाउट हैं इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें रोटेट कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। कुछ ऑर्बिट्स ऐसी हैं जो एटम के न्यूक्लियस के करीब हैं और कुछ दूर हैं। जो करीब के ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब हैं, और जो न्यूक्लियस से दूर हैं उनको कहा जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो कि हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में होते हैं। इन ऑर्बिट्स के दरमियान में कुछ गैप होता है जो कि जब बैंड्स बनते हैं, बैंड्स का मतलब ये होता है कि एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, कोई एक एटम तो नहीं होता, बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तो उनके वैलेंस ऑर्बिट्स मिलते हैं जो कि मिलके वैलेंस बैंड बना देते हैं, कंडक्शन ऑर्बिट्स मिलते हैं जो कि कंडक्शन बैंड बनाते हैं, और उनके दरमियान का गैप जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, ये दोनों बैंड्स के दरमियान में गैप होता है। जब कभी इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, यानी कि यहाँ से ऊपर जाना है इसने, तो इसको लाजमी तौर पे, क्योंकि ये हायर एनर्जी बैंड्स होते हैं, हायर एनर्जी बैंड्स में जाने के लिए इसको एनर्जी दरकार है, कहीं से इसको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये ऊपर किसी हायर शेल में या हायर ऑर्बिट में जाएगा। जब वापस आएगा वैलेंस बैंड में तो वही एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज कर देगा। यानी कि ये गैप है सेंटर में जो इसने इस गैप को ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ये गैप किसी एनर्जी का होता है, एक मखसूस एनर्जी होती है। अगर हम इंसुलेटर में ये बैंड गैप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी गैप मुख्तलिफ है, सेमी कंडक्टर्स में डिफरेंट है और कंडक्टर्स में इसकी सिचुएशन डिफरेंट है। ये जनरल बात है कि जनरल हमने एक प्रिंसिपल स्टडी किया कि जिसमें वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है और एनर्जी गैप, इन दोनों के दरमियान में गैप होता है। अब वैलेंस बैंड में ये वो बैंड है जो कि जैसे कि हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड रहते हैं अपने एटम के साथ, इसको लीव नहीं करते आसानी के साथ। एंड देन कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो कि हाई एनर्जी पे है, मोस्टली एम्प्टी होता है। और वैलेंस बैंड से, इस बैंड से जो कि करीब है न्यूक्लियस के, यहाँ से
इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं कंडक्शन बैंड पे, उनको एनर्जी चाहिए, यानी ये हाई एनर्जी बैंड होता है, तो यहाँ से इनको एनर्जी चाहिए अपने इस शेल के बॉन्ड को, यानी इस शेल से निकल के ऊपर कहीं जाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए। तो ये है सिचुएशन जो कि वैलेंस और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसके अलावा इनके दरमियान में जो गैप है उसको हम एनर्जी गैप कह रहे हैं। एनर्जी गैप को हम लीप भी कह सकते हैं और इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हम अगर कहीं मूव कर रहे हैं रोड्स पर, तो रोड्स पे हमारे पास दो चांसेस हैं, एक ये चांस है, एक ये चांस है। ये दोनों रोड्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक मूव कर सकती है। ये ट्रैफिक इस दरमियान के रास्ते पे नहीं जा सकती। ये इन दोनों रोड्स को सेपरेट करने की जगह है। तो इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं कि अगर दो बैंड्स हैं, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, तो दोनों बैंड्स के साथ में दरमियान में जो चीज़ है वो है एनर्जी गैप। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम अगर ड्राइव कर रहे हैं, हम बाइक पर हैं या हम गाड़ी पर हैं, तो हम इस रोड से इस पे ही मूव करेंगे। हम इस गैप को तोड़ के यहाँ जाना है तो कहीं आगे से हमें टर्न लेना पड़ेगा, मीन्स कि हमें कुछ एनर्जी या कुछ सेपरेट कुछ हट के करना पड़ेगा। हम जब तक वो नहीं करते तब तक हम इस गैप को ओवरकम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही बैंड गैप होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते जब तक कि ये बैंड गैप बीच में ओवरकम ना किया जाए। अब यहाँ पे अगर हम कंडक्टर्स को देखें, तो कंडक्टर्स के केस में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ बाउंड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो दो बैंड थे उनके दरमियान में गैप था, वो गैप नहीं होता। ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, दोनों बैंड्स ओवरलैप होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रीली। तभी तो ये गुड कंडक्टर्स मींस कि कंडक्टर्स हैं, यानी करंट को रिस्पॉन्ड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर्स में बैंड गैप नहीं होता, ओवरलैप होते हैं। और ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम नहीं कह सकते कि कहाँ से वैलेंस बैंड खत्म हो रहा है और कहाँ से कंडक्शन बैंड शुरू हो रहा है, दरमियान का रीजन ओवरलैप्ड है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं वैलेंस से कंडक्शन में, कंडक्शन से वैलेंस में, और ये मटेरियल कंडक्ट करता है, करंट को रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी कैटेगरी हमने देखी इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में ये होता है कि बैंड गैप जो दरमियान की जगह है वो एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इन दोनों के दरमियान में गैप है जो ज़्यादा एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जा सकता है अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये गैप इतना ज़्यादा है कि ये गैप ये इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम कर नहीं पाते। इसीलिए कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये मटेरियल इंसुलेटर है, यानी ये करंट को पैसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, करंट इसमें से नहीं गुजरेगा। थर्डली हमारे पास जो कैटेगरी है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एनर्जी गैप इन दोनों के दरमियान में ज़्यादा है, इतनी कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास जो कि वैलेंस बैंड में है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें। थर्डली जो इनके दरमियान की कैटेगरी है वो है सेमी कंडक्टर्स, इन दोनों के दरमियान की चीज़। अब होता ये है कि सेमी कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में यहाँ पहले तो ये बात है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हैं। ये एनर्जी गैप दरमियान में इतना ज़्यादा नहीं है, यानी अगर हम चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से अगर एनर्जी मिल गई, कहीं से इसको एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करनी है, एब्जॉर्ब करके ये ऊपर जा सकता है कंडक्शन बैंड में और कंडक्ट कर सकता है। शर्त ये है कि इसको कहीं से एनर्जी मिल जाए। एनर्जी मिलने का मतलब ये है कि आप इस मटेरियल को, ये पूरा जो मटेरियल है इसको आप हीट अप कर दें, इसको आप गर्म कर दें। इसको आप हीट अप करेंगे, हीट अप करने से ये मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स पे जा पाएंगे। अब यानी हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है सेमीकंडक्टर्स के केस में। ये गैप है तो सही, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में ना जा पाए। तो ऐसे में हम इसको कहीं से हीट अप करते हैं या कहीं से हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तभी तो हम स्टार्ट में कह रहे थे
कि अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हीट अप करते हैं, तो ऐसे में ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस मटेरियल को हमने हीट अप किया है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया है। टेम्परेचर के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे बाउंड थे, इनको एनर्जी मिल चुकी है। उस एनर्जी के साथ ये इस बैंड को ओवरलैप करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करके यहाँ कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाए तो वो मटेरियल कंडक्टर बन जाता है। तो ऐसे में आप हमने क्या करना है, हमने कहीं से इस मटेरियल को हीट अप करना है। तभी सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों मटेरियल्स को जो आज हमने पढ़े। आज हमने ये सीखा कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये किसी भी मैटर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी, के वो मटेरियल कंडक्टर है कि नहीं है। इस बेस पे, इसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे हम इसको तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं किसी भी मटेरियल को। या तो वो मटेरियल कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर्स को मोस्टली मेटल कहा जाता है। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं, दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं, कंडक्शन से वैलेंस में आते हैं, और इस तरह से मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल को कंडक्टर बनाते हैं, या एक अच्छा मटेरियल बनाते हैं जो कि करंट को पैसेज देता है। सेकेंड कैटेगरी हमने ये देखी कि इंसुलेटर्स हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के दरमियान में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। और अगर इसके कंडक्शन बैंड में कोई एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तभी ये मटेरियल कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में से कभी भी करंट पास नहीं करता। ये मटेरियल, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बर्न हो जाएगा, लेकिन कभी भी कंडक्टर नहीं बनेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। और इन मटेरियल्स में आते हैं हमारे पास प्लास्टिक्स, ग्लास, या फिर वुड होती है। ये सारे मटेरियल्स इंसुलेटर हैं। इन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट है हमारे पास एक प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या है, कोई ऐसा मटेरियल है जो कि मेटल और इंसुलेटर इस इन दोनों के दरमियान में है, और इन दोनों के दरमियान में हो के हम कहते हैं कि ये मटेरियल कोई ऐसा मटेरियल है जो ना तो प्रॉपर कंडक्टर है, ना प्रॉपर इंसुलेटर है, इन दोनों के दरमियान में है, इंटरमीडिएट है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हैं कि अगर हम चाहें तो हम इसको इंसुलेटर बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इसको मेटल बना सकते हैं। इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का गैप ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। ये गैप एग्जिस्ट करता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर टेम्परेचर कम है तो कंडक्शन बैंड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वैलेंस बैंड में है, तो ये इंसुलेटर रहेगा जब जब टेम्परेचर कम है। यूं ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड में है यहाँ से जंप करेंगे और कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ये जंपिंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स की बेस कर रही है टेम्परेचर पे या एनर्जी पे। अगर आप चाहते हैं कि आप सेमी कंडक्टर को कंडक्टर बना दें, यानी आप इसमें से करंट पास करवाएं, तो आपने इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप इस मटेरियल को कंडक्टर में तब्दील कर लेंगे, और अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा। ये तो एक तरीका है जब आप प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको क्या कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके साथ में आप कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, उसके साथ में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है इसको इस्तेमाल करने की। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमारा कल का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। इस टॉपिक में हम प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस प्योर मटेरियल के अंदर या तो ग्रुप 3 में से कोई एलिमेंट ऐड कर देंगे या ग्रुप 5 में से एलिमेंट ऐड कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ग्रुप 3 में से ऐड करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होगी, कोई नई चीज़ बनेगी। और अगर हम ग्रुप 5 में से ऐड करते हैं तो जो चीज़ बनेगी वो मुख्तलिफ होगी। और इन दोनों के साथ हम क्या कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ये हम कल स्टडी करेंगे।
इस टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था।